वेलकम बैक टू जीएस वरदान। भारत का भूगोल वन लाइनर सीरीज के अंतर्गत यह हमारा नेक्स्ट वीडियो है और आज हम डिस्कस करेंगे फसलों के बारे में, खाद्यान्न फसलों के बारे में। भारत में जो खाद्यान्न फसलें पाई जाती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो है रबी की फसल है। तो फसलों की बुआई होती है उसके आधार पर तीन शस्य ऋतुएं हैं, रबी, खरीफ और जायद। रबी, खरीफ और जायद। तो रबी की फसल जो होती है, ये आपको पता होगा, रबी की फसल के अंतर्गत गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, मसूर आदि को शामिल किया गया है। और जो रबी की फसल होती है इसमें गेहूं जो होता है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और गेहूं की पैदावार के लिए हमें 10 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। शायद इसीलिए इसकी बुआई जो होती है अक्टूबर नवंबर से शुरू की जाती है। अक्टूबर नवंबर से शुरू की जाती है इसकी बुआई। उस समय मौसम जो होता है थोड़ा सा ठंडा होता है, ठंडक का मौसम आने वाला होता है, जाड़े की शुरुआत होने वाली रहती है। इसलिए क्या होता है, टेम्परेचर वहाँ का 10 से 25 डिग्री मेंटेन रहता है। और अगर हम वर्षा की बात करें तो 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा जो है 50 से 75 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। और टेम्परेचर जो है 10 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होना चाहिए। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, इसको आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या दिया गया इसमें। और ये सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, वन लाइनर फॉर्म में इसको आंसर हम कर रहे हैं। रबी फसल की बुआई होती है अक्टूबर नवंबर महीने में। अक्टूबर नवंबर महीने में रबी फसल की बुआई होती है। रबी फसल है सरसों, मसूर, चना, गेहूं आदि रबी फसल के अंतर्गत इनको रखा गया है। गेहूं की अच्छी खेती आवश्यक पारिस्थिति समुच्चय है। इतना टफ हिंदी लैंग्वेज यूज करते हैं। गेहूं की अच्छी खेती जो है आवश्यक परिस्थिति समुच्चय है, तो मध्यम ताप और मध्यम वर्षा के लिए। तापमान भी बताया था 10 डिग्री से 25 डिग्री होना चाहिए और वर्षा भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उस समय वर्षा कम होती है अक्टूबर नवंबर के महीने में, क्योंकि बरसात का मौसम समाप्त हो जाता है, अब ठंडक की शुरुआत होती है। गन्ना, कपास, जूट, गेहूं में से नगदी फसलें नहीं हैं। बताया था लास्ट क्लास में कि नगदी फसलें होती हैं, नकदी फसलें बताया था। गन्ना हो गया, कपास हो गया, जूट हो गया, तंबाकू हो गया, इसे कैश क्रॉप कहते हैं। तो गेहूं इसमें शामिल नहीं किया गया है। नगदी फसलों का समूह है कपास, गन्ना और केला, ये सब नगदी फसलें हैं। 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों के दृष्टि से सही क्रम है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। उत्तर प्रदेश जो है गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करता है और चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल करता है। तो पूछा जाता है गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो उत्तर प्रदेश में। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। बार बार रिपीट हो रहा है। मही सुगंधा धान की एक प्रजाति होती है, मही सुगंधा। भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। तो गेहूं, आलू, गन्ना याद कर लीजिए। गेहूं में, आलू में, गन्ना में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। गेहूं की वह प्रजाति जो प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है, जिसे वेरी इंपॉर्टेंट, सोनारा 64 इसको प्रेरित इंड्यूस्ड म्यूटेशन द्वारा इसको विकसित किया गया है, डेवलप किया गया है। गेहूं में बौनेपन का जीन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 12 पूछा, नोरिन 10। अभी हाल ही में पीसीएस एग्जाम में पूछा गया था बौनेपन का जीन कौन सा, नोरिन 10 है। मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त होती है असिंचित परिस्थितियों के लिए, असिंचित क्षेत्र के परिस्थितियों के लिए मैक्रोनी गेहूं उपयुक्त है। राज 3077 एक प्रजाति है गेहूं की एक प्रजाति है। गेहूं की अन्य प्रजातियां भी हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि सोनालिका, अर्जुन, कुंदन, अमर HW 2004,
भवानी HW 1085, चंद्रिका HPW 184। तो ये सारे जो हैं, इसके अलावा जो कंचन है, गोमती है, ये सारे गेहूं की प्रजातियां हैं, बहुत सारी प्रजातियां हैं। तो अक्सर क्वेश्चन ज़्यादातर क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं जो करंट में न्यूज में होता है। जैसे मान लीजिए गेहूं की किसी नई प्रजाति की खोज हुई तो उसमें उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन हमें क्या करना है, कम से कम जैसे कि सोनालिका हो गया, अर्जुन हो गया, अमर, भवानी, चंद्रिका, कंचन, देशरत्न, गोमती, इनको क्या करना है, हमें याद कर लेना है। और इसके अलावा कुछ बौनी प्रजातियां भी गेहूं की होती हैं, जैसे लरमा रोजो 64A, लरमा रोजो 64A होता है, लरमा रोजो 64A, सोनोरा 64A ऐसे लिखते हैं। इसके अलावा सोनोरा 63 होता है। इसके अलावा मेयो 64 होता है। ठीक है, तो ये सारी बौनी प्रजातियां हैं गेहूं की, पूसा सिंधु एक प्रजाति है गेहूं की, पूसा सिंधु प्रजाति है। UP 308 गेहूं की प्रजाति है। नाम देखिए कैसे रखा गया है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। यहाँ कोई कॉन्सेप्चुअल नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर क्या करना है, बस आप कोई कोड बना लीजिए, ट्रिक बना करके आप इसको याद कर सकते हैं। बस एक ही उपाय है, बार बार इसको रिवाइज करना। तो UP 308 एक प्रजाति है एग्रीकल्चर की। इससे संबंधित गेहूं, चावल, अमरूद, जो भी फसलें हैं, जो भी फल हैं या अनाज हैं, उनकी जो प्रजातियां हैं उसके बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे। एक वीडियो बना देंगे, एक चार्ट नुमा एक लिस्ट बना करके आपको प्रोवाइड करा देंगे, जिससे आसानी से सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएं। एक ही जगह पे मिल जाएगा तो आसानी होगी याद करने में। कल्याण सोना किस्म है गेहूं की। गेहूं फसल का रोग है रस्ट, RUST, रस्ट गेहूं की फसल का एक रोग होता है। कल्याण सोना गेहूं की प्रजाति है। इधर देखिए पूसा सिंधु गंगा प्रजाति है, UP 308 एक प्रजाति है। यह करंट अफेयर का न्यूज रहा होगा उस समय जब नई नई खोज हुई, तो उस समय क्या किया गया, पूछा गया। लेकिन हमें इन सबको याद करना बहुत जरूरी है। कल्याण सोना भी गेहूं की प्रजाति है। अभी बताया था गेहूं की अधिक पैदावार वाली किस्म अर्जुन और सोनालिका। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अर्जुन और सोनालिका सबसे ज़्यादा पैदावार करते हैं गेहूं की। गेहूं के साथ दो फसली के लिए अरहर की उपयुक्त किस्म है। अरहर की कौन सी उपयुक्त खेती है, किस्म है UP AS 120। देख रहे कितना टफ नाम है, जैसे लग रहा है किसी गाड़ी का नंबर हो। UP AS 120। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में होता है, सच बात है। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाली फसल पद्धति धान गेहूं है, ये भी सही है। एक प्रसार कर्मी के लिए राजनीतिक योग्यता आवश्यक नहीं है, सच बात है। इसमें कौन सी गलत बात है। तो गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाली फसल जो सिस्टम है, क्रॉप सिस्टम है, धान और गेहूं की है। दिस इज इम्पोर्टेंट, क्रिटिकल पूछा जाता है। दो बीज का हाइब्रिड है। क्रिटिकल जो होता है गेहूं और गेहूं और राई के बीच का हाइब्रिड है सर, ठीक है। करनाल बंट गेहूं की एक बीमारी होती है। करनाल बंट गेहूं की एक बीमारी होती है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम खरीफ की फसल के बारे में डिस्कस करेंगे, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, अगर हम मतलब पेपर दे रहे हैं किसी भी एग्जाम का, तो एग्रीकल्चर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि भारत जो है कृषि प्रधान देश है। तो अब क्या किया जा रहा है, नए नए रिसर्चेज हो रहे हैं, नए नए रिसर्च हो रहे हैं एग्रीकल्चर पे, तो इससे क्वेश्चन अब ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहले सिलेबस में मेंशन नहीं था, लेकिन अब क्या है कि भारतीय कृषि और इसकी विशेषताएं शामिल कर लिया गया है। तो इससे क्वेश्चन आपके बनते हैं एग्जाम में। तो खरीफ की फसल के बारे में कुछ हम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कुछ जान लेते हैं। खरीफ की फसल
तो खरीफ में जैसे कि धान हो गया, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली। धान, ज्वार, मक्का, मूंगफली, बाजरा, तिल, ये सब क्या है, खरीफ की फसलों के अंतर्गत आते हैं। और सोयाबीन भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया। सोयाबीन भी एक खरीफ फसल है। इसके अलावा पूछा धान की खेती कहाँ पर होती है। सर्वाधिक तो पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र में मुख्य रूप से यहाँ पर खेती की जाती है। और उत्तर प्रदेश और बिहार भी इसके लिए बहुत पॉपुलर है। अभी हमने डिस्कस किया था यूपी और बिहार में धान की और गेहूं की फसलें ज़्यादा उगाई जाती हैं। और धान जो है एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय फसल है। ट्रॉपिकल क्रॉप है, उष्णकटिबंधीय फसल है। और पंजाब एवं हरियाणा में धान की फसल भी बोई जाती है। पंजाब और हरियाणा में बोया जाता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको मतलब फैक्ट है, ये फैक्ट सब आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो चावल की पैदावार कहाँ होती है, तो पश्चिम बंगाल में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में होती है। और कृष्णा गोदावरी डेल्टा को चावल का कटोरा भी कहते हैं, राइस बाउल कहते हैं, आंध्र प्रदेश में स्थित है। कृष्णा गोदावरी का डेल्टा आंध्र प्रदेश में स्थित है, इसे चावल का कटोरा कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और अगर धान की फसल की बात करें तो टेम्परेचर जो होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर जो होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्टिमम टेम्परेचर है। इससे अधिक तापमान होना चाहिए, 25 डिग्री से तापमान कम नहीं होना चाहिए। अब देखिए जैसे इस समय अभी पिछले 1-1.5 महीने से धान की बुआई हो रही थी, 1-1.5 महीने से धान की बुआई हो रही थी। इस समय क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, अमूमन 25 डिग्री तक से ज़्यादा ही टेम्परेचर होता है। तो इसलिए यह धान की फसल के लिए बहुत ही रामबाण साबित होता है। और वर्षा जो होती है, वर्षा भी अधिक होती है। इस समय बरसात का मौसम है, 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है। और चावल जो है, धान भारत की प्रमुख फसल है। सभी फसलों में से प्रमुख फसल है चावल, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। तो ये सारे कुछ फैक्ट हुए, इतने सारे। और इसको क्या करना है, आपको बार बार रिवाइज करना है। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, धान की उत्पत्ति हुई है दक्षिण पूर्व एशिया में। धान की उत्पत्ति दक्षिण पूर्व एशिया में हुई है। खरीफ की फसलें हैं कपास, मूंगफली और धान। बताया था खरीफ की फसलें जो कपास, मूंगफली, धान, सोयाबीन, मक्का, तिल, मूंगफली, धान, ग्वार, ये सब क्या है, खरीफ की फसलें हैं। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान। इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मसूर, अलसी, सरसों और सोयाबीन में से खरीफ की फसल है। देखिए आगे क्वेश्चन। तो सरसों तो आपका तिलहन में आता है, सरसों। मसूर, मसूर दाल की फसल है, दलहन में आता है। ये सब देखिए हमने अभी रबी की फसल डिस्कस किया था, तो वहाँ बताया था कि सब ठंडक के मौसम वाले फसल हैं, टेम्परेचर कम होना चाहिए यहाँ पर। तो सोयाबीन जो है खरीफ की फसल है, रबी की नहीं है। भारत में प्रमुख खाद्यान्न है चावल, अभी बताया था। मुख्य रूप से खाद्यान्न जो चावल है। खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है, चावल है। भारत में वह फसल जिसके अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है, सर्वाधिक क्षेत्रफल धान का आता है। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है यूपी में। सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है यूपी में चावल की खेती के अंतर्गत। क्वेश्चन को जरा ध्यान समझिए, पूछा गया चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है तो उत्तर प्रदेश में। लेकिन अगर पैदावार की बात हो, चावल की पैदावार सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो पश्चिम बंगाल में। ये देखिए क्वेश्चन नहीं आएगा। पूछा गया है भारत में प्रति हेक्टेयर चावल का औसत उत्पादन 2014-15 का डेटा है 2390 किलोग्राम। चावल का कटोरा कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र बताया था, आंध्र प्रदेश में स्थित है। धान की उत्पादकता सर्वाधिक है पंजाब राज्य में। धान की उत्पादकता सर्वाधिक कहाँ पर है, पंजाब राज्य में है। उत्पादकता पूछ रहा है परसेंटेज में, तो पंजाब हो जाएगा। जया, पद्मा, कृष्णा धान की उन्नत किस्में हैं, धान की अच्छी किस्में हैं। यमुना, करुणा, जया, कांची, जगन्नाथ, कृष्णा, कावेरी
अन्नपूर्णा, बाला, विजया, हंसा, ये सब क्या है? धान की उन्नत किस्म की प्रजातियां हैं। अमन धान उगाया जाता है, दिस इज इम्पोर्टेंट। अमन धान एक अलग प्रकार की का धान है, अलग प्रकार का एक किस्म है। जून जुलाई में बुआई होती है, नवंबर से इसकी कटाई की जाती है। पूसा सुगंधा 5 धान की फसल है, धान की एक उन्नत किस्म है। बरानी द्वीप धान की किस्म है। सब याद करना है बार बार, इसी से क्वेश्चन, बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, बाहर से बिल्कुल कुछ नहीं आएगा, इतना याद कर ले तो बहुत सफिशियंट है। बासमती चावल का एक हाइब्रिड प्रजाति है, हाइब्रिड संकर प्रजाति है, पूसा R-10। ये आर ओ के एग्जाम में पूछा गया था। बासमती चावल की संकर प्रजाति पूसा RH10। बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर क्या है? ये भी आपका आर ओ समीक्षा अधिकारी पूछा गया प्रश्न है। बासमती चावल की रोपाई के लिए उपयुक्त जो बीज दर है 15 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 15 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर होती है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। देखिए कथन दिया हुआ है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। कथन दिया हुआ पंजाब चावल का एक महत्वपूर्ण निर्यातक है, तो सही है। पंजाब में चावल की उत्पादकता अधिक होती है और यह महत्वपूर्ण निर्यातक है। यह प्रदेश चावल के उत्पादन में अग्रणी है, तो यह आपका गलत है। अग्रणी का मतलब ये नहीं, परसेंटेज नहीं पूछा जा रहा है। अगर उत्पादन की बात करें तो आपका पश्चिम बंगाल, बताया था पश्चिम बंगाल सर्वाधिक प्रोडक्शन करता है। लेकिन अगर उत्पादकता की बात का प्रोडक्टिविटी, परसेंटेज में प्रोडक्टिविटी मेजर करते हैं तो पंजाब है, तो ये आपका एक गलत हो जाएगा। यहाँ पर वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल होना चाहिए, पश्चिम बंगाल होता तो सही हो जाता। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य वेस्ट बंगाल। देखिए क्वेश्चन आ गया। वह जीव जो चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है, दिस इज यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर। ब्लू ग्रीन एल्गी यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर इन राइस। नील हरीश सहवाल का प्रयोग किया था जैव उर्वरक में। इंपॉर्टेंट है, पूछा था बार बार। कथन देखिए दिया है, भारत में पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में धान का उत्पादन अधिक होता है, तो बिल्कुल सच बात है। छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, सब कहाँ है? पूर्वी तट पे ही तो है। तो आंध्र प्रदेश, ये सब पूर्वी तट पे, यहाँ पे चावल की उत्पादकता, चावल का उत्पादन अधिक होता है, धान का उत्पादन अधिक होता है। कारण दिया है क्योंकि भारत के पूर्वी तट पर पश्चिम की तुलना में अधिक वर्षा होती है, तो इसका रीजन ये नहीं। अधिक वर्षा से चावल का लेना देना नहीं है। अधिक वर्षा से कभी कभी क्या होती है, चावल की फसल यानी कि मतलब धान की फसल डूब भी जाती है, तो ये कोई रीजन नहीं है, ये गलत है। विगत एक दशक में भारत में जिस फसल के लिए उपयुक्त कुल कृषि भूमि लगभग एक जैसी बनी रही, वह है चावल के लिए। देश का आधे से अधिक उत्पादित चावल जिन 4 राज्यों से प्राप्त होता है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश से, याद कर लीजिए। भारत में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा होती है 100 सेंटीमीटर से अधिक, अभी बताया था। और टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होना चाहिए, और वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। वह राज्य जिसमें संकर धान, ये हाइब्रिड राइस की बात कर रहा है, संकर धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश में, सर्वाधिक क्षेत्रफल। वह फसलें जो जायद में मुख्यतः संचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं, जायद में मुख्यतः संचित क्षेत्रों में उगाई जाती है, मूंग और उड़द ये जायद की फसलों में उगाई जाती हैं। अब देखिए कैश क्रॉप, हमने बताया था कैश क्रॉप के बारे में, नकदी फसलों के बारे में बताया था। तो इसके अंदर कपास, गन्ना, तंबाकू, ये सब नकदी फसलों के अंतर्गत आते हैं। और भारत में जो कपास की बात हम करें, कपास डिस्कस करने जा रहे हैं, तो कपास जो है दूसरे नंबर पर कैश क्रॉप है, कैश क्रॉप की श्रेणी में दूसरे नंबर पे आता है। और देश के सबसे बड़े सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल जो होता है कपास से ही प्राप्त होता है, कपास से ही प्राप्त होता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या क्या किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में।
भारत में कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है? उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत है। उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत जो है कपास का उत्पादन अधिक करते हैं। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है गुजरात। गुजरात में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता है और इससे क्या होता है, कपास से कॉटन कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं। वह जिला जो कपास की खेती के लिए सफ़ेद सोने का क्षेत्र व्हाइट गोल्ड कहा जाता है, उज्जैन शाजापुर। उज्जैन मध्य प्रदेश का एक जिला है, वहाँ पर शाजापुर को सफ़ेद सोना गोल्डन व्हाइट गोल्ड कहा जाता है, सॉरी व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। मध्य प्रदेश का वह जिला जो कपास की खेती का सफ़ेद सोना कहा जाता है, तो उज्जैन का शाजापुर। महाराष्ट्र में वह फसल जो श्वेत स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र में वह फसल कपास को श्वेत स्वर्ण या व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। कथन देखिए सही है। भारत कपास के पौधे का आदि निवास स्थान है, बहुत पहले से निवास स्थान रहा है कपास का। विश्व में भारत पहला देश है जहां कपास की संकर किस्म की विकसित हुई। ठीक है, सही बात है, जिसके परिणाम स्वरूप वर्धित उत्पादन होता है। तो बिल्कुल सच बात है कि भारत कपास के पौधे का निवास स्थान रहा है। यहाँ पर बहुत पहले से कपास का उत्पादन होता रहा है। अंग्रेज क्या करते थे? अंग्रेज इसका मिसयूज करते थे। अंग्रेज क्या करते थे? रॉ मटेरियल जो होता है कपड़ों को बनाने के लिए कपास का प्रयोग किया है। तो कपास को रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, तो कच्चा माल यहाँ से ले जाते थे अंग्रेज, इंग्लैंड ले जाते थे, ब्रिटेन ले जाते थे, वहाँ ले जा कर के बहुत ही अच्छी क्वालिटी के कपड़े बनाते थे। वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत पहले शुरू हो गया था। अच्छी क्वालिटी के कपड़े बनाकर यहाँ से सस्ते दाम पर ले जाते थे। सस्ते दाम पर क्या, ऐसे ही लेके चले जाते थे, क्योंकि अंग्रेज़ों का भारत उपनिवेश रहा है। तो यहाँ से ले जा कर के वहाँ से क्या करते थे, अच्छी क्वालिटी के कपड़े बना करके इंडिया में ला करके उसको बेचते थे काफ़ी महंगे दामों पे। तो जो लोग पैसे वाले थे, जिनके पास पैसा अधिक था, वो लोग उसको खरीदारी करते थे। तो इससे भी क्या हुआ, बहुत ज़्यादा भारत का शोषण हुआ है। कपास के रेशे प्राप्त होते हैं तो सीड से, बीज से प्राप्त होते हैं। महाराष्ट्र के काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। गन्ने की फसल से वहाँ लोग गन्ना भी उगा रहे हैं और कपास भी उगा रहे हैं, तो प्रतिस्पर्धा हो रही है। जिससे सिंचाई सुविधाओं के प्रसार के कारण इस क्षेत्र में गन्ने की फसल अधिक लाभप्रद है। सिंचाई सुविधा के प्रसार के कारण गन्ने की फसल अधिक लाभप्रद है। नेक्स्ट है गन्ना। गन्ना डिस्कस कर लेते हैं। भारत का वह राज्य जिसमें गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है, उत्तर प्रदेश। बताया था उत्तर प्रदेश में गन्ना, आलू, इन सब की पैदावार सर्वाधिक होती है। गेहूँ भारत की फसलों में से वह फसल जिसके अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत गन्ना का है। भारत में 3 गन्ना उत्पादक राज्यों को घटते हुए क्रम में सही अनुक्रम है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका। यूपी, महाराष्ट्र और कर्नाटका। भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला कौन सा राज्य है? यूपी है। सर्वाधिक गन्ने की पैदावार होती है। चीनी उत्पादन प्रक्रम में शीरा एक उप उत्पाद के रूप में होता है। चीनी का जब उत्पादन किया तो शीरा बनता है, यह एक उप उत्पाद है, सब प्रोडक्ट है। चीनी कारखानों में चीनी मिलों में से निकली खोई भाप बनाने के लिए बॉयलरों में ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। याद कर लीजिए, जो उसकी खोई निकलती है चीनी निकालने के बाद, भाप बनाने के बॉयलरों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। गन्ना उत्पादन के एक व्यवहारिक उपागम का जिसे धारणीय गन्ना उपक्रमण कहा जाता है। कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें बीज की लागत बहुत कम होती है। कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में बीज की लागत बहुत कम होती है। इसमें च्यवन मतलब ड्रिप
ड्रिप सिंचाई का प्रभावकारी प्रयोग हो सकता है। ड्रिप सिंचाई का प्रभावकारी प्रयोग हो सकता है। कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें अंतराशस्यन की ज़्यादा गुंजाइश है। गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाती है। अगर गन्ना अगर मान लीजिए सही समय पर पक गया है और उस समय पाला गिर जाए, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपको पता होगा कि जब ठंडक की शुरुआत होती है उसी समय गन्ने की कटाई होती है। तो पकने की अवधि में अगर पाला गिर जाए तो क्या होगा, चीनी की मात्रा उसमें कम हो जाती है, शुगर की मात्रा कम हो जाती है। चीनी उद्योग से संबंधित कथन सही है। विश्व में चीनी उत्पादन में भारत का हिस्सा 15% से अधिक है। भारत में चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि उद्योग आधारित क्षेत्र है। भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है और जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। चाय लोग यहाँ पे बहुत पीते हैं, दिन भर चाय पीते रहते हैं इंडिया में, सुबह दोपहर शाम, और कहीं भी मतलब जहाँ मिले दो चार लोग तो चाय चलने लगती है। धीरे चीनी का मतलब कि उत्पादन भी होता है और यहाँ पर इसके उपभोक्ता भी ज़्यादा है। और यूपी में तो खासकर बहुत ज़्यादा उत्पादन भी होता है, उसी हिसाब से लोग चीनी को खाते भी हैं। वो खाते हैं ऐसे ही लेके मुंह में फाँक लेंगे, खाते भी हैं चीनी को, और चाय तो दिन भर चलता रहता है पार्टी के रूप में। शक्कर नगर चीनी का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र है आंध्र प्रदेश। भारत का शक्कर का प्याला, शुगर बाउल किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को शुगर बाउल उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित प्रतापपुर देवरिया, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा था। प्रतापपुर देवरिया में चीनी की पहली मिल स्थापित की गई थी, और कब की थी? 1903 में की गई थी। उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत में चीनी उत्पादन के स्थानिक स्थानांतरण का क्या कारण है? गन्ने का प्रति एकड़ उच्चतर उत्पादन, गन्ने में शर्करा का अधिक होना, गन्ने का प्रति एकड़ उत्पादन अधिक मात्रा में, गन्ने में शर्करा का अधिक होना, पेराई का अधिक लंबा मौसम। गन्ने में प्रजनन का कार्य किया जा रहा है कोयम्बटूर में। गन्ने का बीज उत्पादित किया जाता है एसबीआई कोयम्बटूर में गन्ने के बीज का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर रिसर्च होता है, नई हाइब्रिड करा कर के नए बीज की उत्पत्ति की जाती है, नई उन्नत किस्में बनाई जाती हैं जिससे कि प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। गन्ने की अटसाली फसल पकने के समय लेती है कितना समय? 18 महीने। अटसाली इज अ टाइप ऑफ क्रॉप और इसे पकने में 18 महीने लगते हैं, लगभग 18 महीने का समय लगता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये जो तिलहन वाला टॉपिक है, वीडियो हमारा काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसको बार बार बस यही कहना है कि बार बार इसको क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए। बार बार मैं इस शब्द को दोहरा रहा हूँ कि इसका कोई तोड़ नहीं है। जितनी बार आप इसको रिवाइज करेंगे, जितनी बार रिवीजन करेंगे, उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, उतना ही आपके लिए बहुत ही बेटर रिस्पांस मिलेगा। एग्ज़ाम हॉल में जब बैठेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, देखने में लगेगा कि सारे क्वेश्चन मुझे आ रहे हैं। इसके बाद तिलहनी फसल है, और फिर इसके बाद एग्रीकल्चर जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग उसके आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। तिलहनी फसल है, दलहनी फसल है, फिर रेशम के बारे में डिस्कस करेंगे। चाय और रबर अभी बचा हुआ है, ये सब भी। उसके बाद अन्य बागानी फसलें भी हैं, झूमिंग एग्रीकल्चर बचा हुआ है। इसके बाद हम मिसलेनियस का टॉपिक कवर करेंगे, और ये सब कंप्लीट होने के बाद हम इंडस्ट्री वाला जो उद्योग से संबंधित प्रश्न आते हैं वहाँ पर उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और जिसका आप भरपूर लाभ ले सकें।